हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चा पार्टी, अभी तक हम एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 कर चुके हैं विथ कॉन्सेप्ट्स। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि हम कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कौन सा पार्ट है आप बताओ? मैं बार बार बता रहा हूँ, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक दिया हुआ है। ट्रैक मतलब कौन से ट्रैक पे वो मूव कर रहा है। ओके, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। हमें जो चार्जेस 1 2 3 है हमारे, ये थर्ड चार्ज है। ओके, जो चार्जेस हैं इनके साइन बताने हैं। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। इसके बाद विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। कौन से पार्टिकल के पास हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है, हमें ये बताना है। तो देखो, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल्स, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 1 चार्ज 1 कहाँ, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। चार्ज 2 भी ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, इसका ट्रैक यहाँ से जा रहा है और हल्का करीब जा रहा है पॉजिटिव की तरफ और फिर इधर पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ही मूव कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज 1 और चार्ज 2 किधर जा रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये हमारा ये प्लेट है निगेटिव चार्ज। तो पार्टिकल 1 पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये इसके अपोजिट में होगा, इसके अपोजिट में होगा तो ये निगेटिव हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये निगेटिव होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है चार्ज 2 के साथ, सेम चीज़ यही हो रहा है कि यहाँ से ये पाथ कहाँ से जा रहा है? निगेटिव चार्ज से रिपेल कर रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अचानक से ये फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गया, तो ये यानी कि निगेटिव चार्ज हुआ। अच्छा, एक और तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि ये अगर ये निगेटिव चार्ज है और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, तो ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, दोनों निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो ये इधर मुड़ गया। या फिर दूसरे पार्टिकल के लिए भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था, लेकिन निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये निगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ से ये दूर की तरफ चला गया, तो एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो इस दोनों तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। अब बचा पार्टिकल 3, ये आ रहा है लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो पहले तरीका क्या है हमारा? पहला तरीका है कि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है, तो हम जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्जेस से दूर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्जेस से दूर की तरफ जा रहा है, यानी कि रिपल्सन हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस ढंग से चार्ज 1 और चार्ज 2 निगेटिव होगा और चार्ज 3 यानी कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 निगेटिव चार्ज एंड पार्टिकल 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी में ऐड किया गया है कि विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो।
तो हम जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले से हम जानते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है या फिर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा डिफ्लेक्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है पार्टिकल 3। पार्टिकल 3 सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यानी कि इसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज़्यादा होगा। हेंस पार्टिकल 3 हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ये इस ढंग से बुक्स में ऐसे लिखा रहता है E/M, चार्ज टू मास रेशियो। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के या फिर डिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पार्टिकल 3 का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल 3 का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I मतलब ये एक्स एक्सिस में है। I को अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में है, और यूनिट दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम। ओके, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, जिसका प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है। और दूसरा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो उस समय फ्लक्स कितना होगा। यानी कि दो केस है, एक है कि प्लेन पैरेलल है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन, और दूसरा है कि नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो अब थोड़ा हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया कि कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है हमारे पास, तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या बोला गया कि स्क्वायर का जो एरिया का डायरेक्शन होता है, कोई भी फिगर है हमारे पास, उसका एरिया का डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, ठीक है, आउटवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड में। तो क्या हो रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस में है तो ये YZ एक्सिस में है, YZ एक्सिस में है, तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। YZ एक्सिस का नॉर्मल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स वाई जेड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे ये अगर ये स्क्वायर है हमारा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका नॉर्मल हो जाएगा एक्स एक्सिस में। तो अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया 0। तो उस केस में, यानी कि फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और दूसरे केस में ये YZ प्लेन में है और वहाँ पे एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, उसका एंगल है 60 डिग्री। तो दोनों केस में हमें थीटा पता चल गया, तो अब हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साथ में डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो 0.1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट केस में क्या है, प्लेन इज पैरेलल टू YZ एक्सिस, YZ प्लेन, देन एंगल विल बी 0 डिग्री, मैंने अभी बताया। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, ये फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, E और A के बीच में जो एंगल बना है, E और A के बीच में जो एंगल बना है। तो फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा स्क्वायर YZ प्लेन में है और इसका नॉर्मल क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगर ये YZ प्लेन में है, ये YZ प्लेन में है, तो इसका नॉर्मल डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि दोनों
एक ही डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा 0, तो हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे 3 × 10⁻³ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, एरिया का वैल्यू हो गया 0.01, यहाँ पे हमने फाइंड किया है, और cos थीटा cos 0 डिग्री हो गया, यानी cos 0 1। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। और दूसरा केस क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तब क्या होगा, तो उस केस में EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA cos थीटा, तो E का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, cos 60 का वैल्यू पता है, तो फिर यहाँ पे 30 आया था और यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब क्या हुआ, 30 × 1/2 = 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। बस हमें दो चीज़ें जाननी थी कि अगर कोई स्क्वायर है, YZ प्लेन में है, तो इसके सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इसका एरिया का डायरेक्शन होता है। एक चीज़ यहाँ पे जाने हम, और दूसरा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, E और A के बीच का एंगल, तो यहाँ पे E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आई के साथ है, आई डायरेक्शन में है, तो वहाँ से हमने ये फाइंड किया। ओके, दो कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है अच्छे से समझ आया आपको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16, इससे जो डेटा लिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 से लिया गया है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि जो E का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻, क्या था, 3 × 10⁻³ न्यूटन बाई कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब देखो एक क्यूब है हमारे पास, तो हम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमारा x है, ये y है और z है। अगर हम ऐसे कंसिडर करते हैं तो एक क्यूब है जो पैरेलल है, ये क्यूब है जो पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये पैरेलल है, एक्स वाई जेड के पैरेलल है, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर भी निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी आया होगा किसी भी फिगर में, किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ट्रैप होती हैं तब। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि पैरेलल है ये, तो यहाँ से जो वाईजेड प्लेन से जो एंटर किया फिर वो बाहर भी निकल जाएगा, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है उतनी बाहर जा रही है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर रहा वो तो 0 हो गया, तो उस केस में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी हम एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, और ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।